गुड आफ्टरनून सभी विद्यार्थियों का अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। बेटा आपने एक टॉपिक पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण चल रहे हैं बेटा। इन रासायनिक गुणों में तुमने नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ ली, नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन पढ़ ली, अपचयन की सारी अभिक्रियाएं पढ़ ली। ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं चल रही है बेटा। ऑक्सीकरण में तुमने पढ़ लिया कि एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण अपने करवाते हैं तो उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। कीटोन के ऑक्सीकरण से कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं और पोपाफ के नियम से कीटोन का ऑक्सीकरण होता है। ये बातें तुमने पढ़ ली। कीटोन का ऑक्सीकरण सदैव प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होता है। एल्डिहाइड का प्रबल की उपस्थिति में भी होता है और दुर्बल की उपस्थिति में भी। तो कल अपनों ने दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में टोलेन अभिक्रमक लिया था। ठीक है, याद आ रहा है ना बेटा। टोलेन अभिक्रमक तुम्हें बताया था। अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को क्या कहते हैं? अपने टोलेन अभिक्रमक कहते हैं। तुम्हें यह बताया था कि जब सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनते हैं, जिन्हें गर्म करने पर सिल्वर ऑक्साइड बनते हैं। सिल्वर ऑक्साइड जब हम वापस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तो टोलेन रिएजेंट बनता है, जो संकुल यौगिक के रूप में होता है। इसकी क्रिया जब अपने एल्डिहाइड से करवाते हैं तो तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं बेटा। ये इतनी बातें बताई थी। मैंने ये कहा था यह क्रिया कीटोन नहीं दर्शाते, यानी कीटोन टोलेन अभिक्रमक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। सिर्फ किसका ऑक्सीकरण होता है? एल्डिहाइड का। अतः इस क्रिया का उपयोग एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन के विभेद के रूप में। अब बेटा ये रिएक्शन है। इसके अलावा भी इसको लिखने का एक तरीका और होता है। मैं वो रिएक्शन और लिख रहा हूं। देखो, अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई एल्डिहाइड है, ये लो तुम्हारे सामने। एल्डिहाइड की क्रिया करवानी है तुम्हें टोलेन रिएजेंट के साथ। ये टोलेन रिएजेंट है, OH आयन है, इसके साथ ही है। रिएक्शन होती है, यहां पे अभिक्रिया करवा रहा हूं इसी को। इसका ऑक्सीकरण एसीटेट आयन में तुरंत ऑक्सीकरण हो जाता है, रजत दर्पण बन जाता है, अमोनिया अलग हो जाते हैं और H2O अलग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये क्यों लिखी है वो और बता देता हूं। कोई कहते सर यहीं तक लिख लें। ये तुम्हारे लिखने के तरीके हैं। ये इसलिए लिखी है कि एक बच्चे ने कॉल करके मुझसे पूछा था सर कि किताबों में ऐसे भी दे रखी है सर, कैसे लिखें? तो सुने बेटा, तुम चाहो तो इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हो। ये लो एक तरीका, शॉर्ट सीधा, कि एसीटेट ऑक्सीकरण कराया है तो ऑक्सीजन जोड़ दिया। ठीक है, सीधा ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, वही रजत दर्पण। दूसरा तरीका तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका तुम इसको पूरे तरीके से लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ये लिख लो इसके साथ। आई बात समझ में? तो बेटा एग्जाम में जब पूछा जाए तो बच्चे पूछते हैं सर कौन से तरीके से लिखें। बिल्कुल तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। आराम से देखें, ये तरीका शो कर सकते हो, ये तरीका शो कर सकते हो, चाहो तो पूरा का पूरा तरीका शो कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है बेटा, कोई भी तरीका गलत नहीं है। ये तुम्हारी मर्जी होगी तुम कौन से तरीके से लिखोगे। जिस तरीके से चाहो उस तरीके से लिख सकते हो बेटा, तुम्हें नंबर मिलने हैं। समझ गए बेटा? ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। किसकी क्रिया है बेटा? ऑक्सीकरण की। टोलेन रिएजेंट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। आई बात समझ में बेटा? एक बार वापस समझ लें, चाहे तो कंप्लीट रिएक्शन लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो। आई बात समझ में? कोई सा भी तरीका उतारें, करवा दोगे। वैसे तो इसका एक और शॉर्टकट होता है, लेकिन चलो इतने बहुत हैं तुम्हारे। ठीक है, हाँ भाई। अब देखो, इससे अगली अभिक्रिया, ये अथवा करके समीकरण ये भी लिखे रखना बेटा। इसके अलावा हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया की। वो भी एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, नाम से अभिक्रिया है, बड़ी फेमस है ऑक्सीकरण में। एक सॉल्यूशन का नाम होता है फेलिंग विलियन। आराम से सुन ले बेटा, एक विलियन होता है, कौन सा? फेलिंग विलियन होता है।
तुम्हें पहले वही समझना है। एक सेकेंड रुके सभी बच्चे। देखो फैलिंग विलियन दो प्रकार के होते हैं बेटा तुम्हारे, सारे बच्चे सुनते रहे। 2 नंबर अभिक्रिया है, चलो 3 लिख लो। फैलिंग विलियन से अपने जब फैलिंग विलियन से अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो पहले तो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए फैलिंग विलियन होता क्या है, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन यही है ना बेटा कि ये हमें पता हो फैलिंग विलियन क्या होते हैं। तो सुने, फैलिंग विलियन 2 प्रकार के होते हैं बेटा। फैलिंग विलियन ए, फैलिंग विलियन ए, और दूसरा होता है फैलिंग विलियन बी। फैलिंग विलियन बी, 2 प्रकार के फैलिंग विलियन है बेटा, फैलिंग विलियन ए और फैलिंग विलियन बी। फैलिंग विलियन ए क्या होता है, सबसे पहले ये समझोगे सारे बच्चे। फैलिंग विलियन ए होता है बेटा तुम्हारे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। आराम से सुन ले भाई, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन तुम्हारे फैलिंग विलयन ए होता है। ये फैलिंग विलयन ए है बेटा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ठीक है, फैलिंग विलयन बी, ये फैलिंग विलयन बी क्या होता है, रोसे लवण, रोसे लवण का NaOH में विलयन होता है। सुन ले बेटा भाई, फैलिंग विलयन बी क्या होता है, रोसे लवण का NaOH में विलयन होता है बेटा। बोलो याद रख लोगे क्या? अब वापस समस्या आ रही है क्या? रोसे लवण नाम सुना है? अब सुन ले, नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। रोसे लवण का क्या नाम होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बेटा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। नाम सुन ले, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोसे लवण है। अच्छा, सूत्र की भी इच्छा हो रही है क्या? मासूम सा सूत्र होता है, ये बेटा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक अम्ल से बना होता है बेटा। ये अपने टार्ट्रिक अम्ल नाम सुना है ना, ये उसी टार्ट्रिक अम्ल से बना होता है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। क्या है बेटा? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का दूसरा नाम है रोसेल लवण, उसका NaOH में विलयन होता है फैलिंग विलयन बी। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है फैलिंग विलयन ए। तो आराम से सभी बच्चे वापस सुन ले इस बात को, तुम्हारे पास 2 प्रकार के फैलिंग विलयन होते हैं, फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी। फैलिंग विलयन ए क्या होता है बेटा? तुम्हारे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। फैलिंग विलयन बी क्या होता है? रोसेल लवण का NaOH में विलयन होता है। आराम से सुन लें, फैलिंग विलयन बी में रोसेल लवण तुम्हें बता दिया, रोसेल लवण का दूसरा नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या नाम होता है बेटा? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। यह इसका सूत्र होता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, याद हो तो ठीक है, वरना तुम्हें बताए हैं बेटा। सिर्फ यह सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम जरूर ध्यान रखने हैं। तो 2 सॉल्यूशन थे, फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी। फैलिंग विलयन ए नीले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है बेटा? नीला। फैलिंग विलयन बी रंगहीन होता है। कैसा होता है फैलिंग विलयन बी? रंगहीन। दोबारा सुन लें, फैलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, अरे नीला थोथा नाम सुना है ना बेटा? सुना है, वही तो है, नीला रंग होता है, कोई समस्या नहीं है, जलीय विलयन है।
फेलिंग विलियन बी, रोसेल लवण यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का NaOH में विलियन है वो कैसा होता है, रंगीन। इन दोनों को मिला लेते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं और इसकी क्रिया करवाते हैं अपने एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ करवाते हैं बेटा, एल्डिहाइड के साथ। आराम से रिएक्शन सुनेंगे सभी बच्चे। इसकी क्रिया करवाते हैं, ये सूत्र मिटा रहा हूं बेटा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। एल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाते हैं अपने किसकी, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी के मिश्रण की। जब अपने एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराएं फेलिंग विलियन ए व बी की, सुन ले सूत्र बड़ा सरल सा है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड से क्रिया, ठीक है। जब क्रिया करवाते हैं, आराम से समझे, तो इसका तो ऑक्सीकरण हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्लों में। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में हो जाता है। साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है। कौन से रंग का, लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है। याद रख लोगे बेटा, H2O अलग, आराम से समझ लीजिए रिएक्शन। अरे भाई क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, H2O अलग हो जाएंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है और अपने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों में हो जाता है। बेटा याद रख लोगे क्या, ये फेलिंग विलियन वाली रिएक्शन है। सभी बच्चे एक बार वापस सुने बेटा, फेलिंग विलियन तुम्हारे पास दो प्रकार के होते हैं, फेलिंग विलियन ए और बी। फेलिंग विलियन ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन होता है, याद रख लोगे, जो नीले रंग का होता है। फेलिंग विलियन बी रोसेल लवण का NaOH में विलियन होता है, जो रंगहीन होता है। रोसेल लवण तुम्हें बता दिया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को कहते हैं बेटा, ठीक है। इन दोनों विलियनों को अपने मिला देते हैं। इस मिश्रण की क्रिया जब अपने एल्डिहाइड से करवाते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों में हो जाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है। दोबारा सुन लेना, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनता है। सिर्फ एल्डिहाइड ये क्रिया दर्शाते हैं, कीटोन यह क्रिया नहीं दर्शाते हैं। ये एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद करने की अभिक्रिया है बेटा। क्या है तुम्हारे एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने की यह एक अभिक्रिया है। याद रख लोगे सभी बच्चे, एक बार वापस सुन लेना, ये एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद की अभिक्रिया है भाई, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात नोट लगा के लिखना बेटा, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी यह क्रिया नहीं दर्शाते हैं। कौन नहीं दर्शाते, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी यह क्रिया नहीं दर्शाते हैं, यानी सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड दर्शाते हैं और वो बाकी नहीं दर्शाते, न तो एरोमेटिक दर्शाते नहीं कीटोन। तो ये यानी ये कई विभेदों में तुम्हारे काम आ जाती है। अब एक बात और सुने बेटा, रिएक्शन लिखने का वही तरीका, इसके अलावा भी एक तरीका और है कि अगर तुम आयनिक रूप में लिखना चाहो, वही एल्डिहाइड है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की जगह क्यूप्रिक आयन ले सकते हो। OH आयन तुम्हें पता ही है खूब सारे होते हैं, 5 एक OH आयन काम आते हैं। और तुम्हारे जब रिएक्शन होती है तो वही बात आयनिक अवस्था में एसीटेट आयन बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप आ जाएगा, ठीक है, और साथ में H2O अलग। समीकरण को लिखने के दो तरीके हैं, चाहे ऊपर वाले तरीके से लिखो चाहे नीचे वाले से लिखो। ये तुम्हें जो ज्यादा आसानी से याद हो वो तरीका लिखना है बेटा, दोनों सही है। जो तुम्हें अच्छा लगे कि नहीं सर मुझे नीचे वाला जल्दी याद रहता है, मैं नीचे वाले से लिखूंगा, ऊपर वाला याद रखता है वो ऊपर वाले तरीके से लिखो। भाषा में ये सारी बातें लिखनी है कि फेलिंग विलियन 2 होते हैं, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी।
फैलिंग विलयन ए तुम्हारे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन होता है जो नीले रंग का होता है। फैलिंग विलयन बी रोसेल लवण का NaOH में विलयन होता है जो रंगहीन होता है। रोसेल लवण को सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी कहते हैं। फैलिंग विलयन ए व बी को जब हम आपस में मिला देते हैं और उसकी क्रिया अपने एल्डिहाइडों से करवाते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों में होता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप आता है। क्या आता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप। बोलो याद रह जाएगा क्या? एक बार वापस सुन लेना, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप। सभी बच्चों को याद रहेगा। यह क्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं दर्शाते और कीटोन भी नहीं दर्शाते। इस क्रिया का उपयोग एल्डिहाइड व कीटोनों के विभेद में किया जाता है। बोलो ध्यान में रख लोगे? भूल तो नहीं जाओगे बेटा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। ध्यान में रख लोगे सभी बच्चे? ठीक है बेटा। ये अपने ऑक्सीकरण हो गया, दुर्बल ऑक्सीकारक है। देखो फैलिंग विलयन भी दुर्बल ऑक्सीकारक था, टोलेन अभिकर्मक भी दुर्बल ऑक्सीकारक था। ध्यान रखना, ये दोनों ऐसे थे जिनकी उपस्थिति में किसका ऑक्सीकरण हुआ है? तुम्हारे किसका हुआ है भाई? याद रखना, सिर्फ एल्डिहाइड का हुआ है। इन ऑक्सीकरणों से कभी भी कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता। ओके बेटा। अब देखो अगली अभिक्रिया, फैलिंग विलयन के बाद अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है भाई, सभी विद्यार्थी सुन लें। अगली अभिक्रिया भी बड़ी महत्वपूर्ण है, तुम्हारे बहुत काम आती है। तब तक एक बार ये अभिक्रिया वापस दोहरा लो। हाँ भाई, फैलिंग विलयन कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं, फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी। फैलिंग विलयन ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, ठीक है, जो नीले रंग का होता है। फैलिंग विलयन बी तुम्हारे रोसेल लवण का NaOH में विलयन होता है। बोलो ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी बच्चों को ध्यान आ रहा है ना? दोनों विलयनों को मिला देते हैं, क्रिया करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो तुम्हारे क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरे रंग का अवक्षेप आता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों में होता है। ध्यान में रख लोगे? ये फैलिंग विलयन वाली थी। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण में हेलोफॉर्म अभिक्रिया। आराम से सुन लें सभी विद्यार्थी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण की अगली अभिक्रिया हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म भी बड़ी महत्वपूर्ण है बेटा। एक कंडीशन है, मैथिल समूह युक्त कार्बोनिल यौगिक ही काम आते हैं। कौन से समूह काम आते हैं? मैथिल समूह युक्त कार्बोनिल यौगिक ही सदैव काम आते हैं। अच्छे सुन लेना बेटा, अपने एक चैप्टर में और आएगी, एल्कोहल वाले चैप्टर में भी ये अभिक्रिया अपने काम आएगी। अभी समझ लेना, मैथिल समूह युक्त कार्बोनिल यौगिक यानी वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें इतना समूह पाया जाता है। आराम से देख लेना बेटा भाई, मैथिल समूह युक्त यानी वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें ये समूह पाया जाता है, वही यौगिक तुम्हारे हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएंगे। सबसे पहली कंडीशन, मैथिल समूह युक्त कार्बोनिल यौगिक है, वही हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएंगे। यानी मतलब जिन कार्बोनिल यौगिकों में CH3CO समूह, कौन सा समूह बेटा? CH3CO समूह उपस्थित होता है, वही यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। याद रख लोगे? एक बार वापस सुने। हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए कंडीशन है कि मैथिल समूह युक्त कार्बोनिल यौगिक की ये अभिक्रिया दर्शाते हैं, अर्थात वे यौगिक जिनमें CH3CO यानी वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें CH3CO समूह उपस्थित होता है, वही यौगिक हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। एक बार तो कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ ये पूछा था कि निम्न में से कौन हेलोफॉर्म दर्शाएगा, तो बस ये कंडीशन होती है, जिसमें CH3CO है वो दर्शाएगा, बाकी नहीं दर्शाएंगे बेटा। बोलो याद रख लोगे? तो ये कंडीशन क्रिया करवाते हैं
यानी वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें ये समूह उपस्थित है। बोलो इतना समूह है कि नहीं है? किस में उपस्थित नहीं है रे? अरे भाई उपस्थित किस में नहीं है? अपने सबसे पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, उपस्थित है क्या? अब कईयों का मन करता है सर कीटोनों में तो है ही, सारे कीटोन में तो होगा ही होगा। अरे ये लो, है क्या कीटोन में? ये समूह है क्या? तो ये नहीं दर्शाएंगे। आराम से समझ लेना बेटा, ये यौगिक एलोफोम अभिक्रिया नहीं दर्शाएंगे। तो यानी जिनमें मेथिल समूह युक्त कार्बोनिल यौगिक हो वही एलोफोम दर्शाएंगे। यानी अपने एल्डिहाइड ले लिया, कौन सा नहीं दर्शाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं दर्शाएगा। क्रिया करवानी है, देखो बेटा क्रिया होती है क्लोरीन के साथ। यह क्रिया क्षारों की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? क्षारों की उपस्थिति में। देखो एक थोड़ा सा तुम्हें बात बता देता हूं, हालांकि अपने समझने के लिए आज से तो सिंपल अभिक्रिया है कि अपने सीधी करवाएंगे, लेकिन एक बात सुन लो, ये NaOH जो होता है वो क्रिया करता है बेटा क्लोरीन के साथ। किसके साथ क्रिया करता है? क्लोरीन के साथ। NaOCl प्लस HCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनते हैं। क्या बनते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑक्सीकरण में ये क्रिया काम आते हैं। यानी यहां पर वास्तविकता में ऑक्सीकरण कौन करवाते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड। बेटा ये हाइपोक्लोराइड नाम सुना हुआ सा लग रहा है क्या? इन दिनों बहुत चर्चा में है। अरे सैनिटाइज करने के लिए अपने नगर पालिका, नगर निगम छिड़काव करते हैं, पंचायतें करते हैं ना एक लिक्विड का, वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ही है बेटा। क्या है तुम्हारे? हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ही है जिनका वो छिड़काव कर रहे हैं अपने कोरोना वायरस को मारने में, ठीक है, इनएक्टिव करने में। देखो मारना सब तो वायरस के लिए उचित नहीं है। बायो वाले जितने विद्यार्थी बैठे हैं उनको पता है वायरस मर नहीं सकता, ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है। आई बात समझ में? हाँ भाई, तो क्रिया करवानी है किसके साथ? अपने NaOH और क्लोरीन के साथ। तुम्हें बता दिया सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, वास्तविकता में ऑक्सीकरण सोडियम हाइपोक्लोराइड ही करवाते हैं। तुम्हें समझना इससे है ताकि याद आसानी से रहे। जब ऑक्सीकरण होता है तो जैसे ही ऑक्सीकरण होगा क्लोरल बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? क्लोरल बनते हैं। समझ लो आराम से, क्या बनते हैं भाई? क्लोरल। इसका नाम क्लोरल होता है बेटा। यहां पर एक बार रिएक्शन बना के बता रहा हूं, देखो H H H COH। जैसे ही क्लोरीन आए बेटा, ये देखो क्लोरीन जैसे ही आए ये सारे HCl अलग। क्या अलग हो गए? सारे HCl अलग होते हैं। ये सारे Cl यहां जुड़ गए और Cl जुड़ते हैं, हालांकि तीनों एक साथ नहीं जुड़ते हैं, बारी बारी चलते हैं, बारी बारी एक एक जुड़ते हैं बेटा। जैसे ही एक एक जुड़ेगा तुम्हारे पास क्लोरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? क्लोरल। बोलो बना सकते हो कि नहीं बना सकते? अभी क्रिया नहीं हुई है, अभी क्लोरल बने हैं। अभी तो जो क्लोरल बन गए इनकी क्रिया करवाते हैं क्षारों के साथ। किसके साथ करवाते हैं? क्षारों के साथ। जब क्रिया होती है, आराम से देखे सभी बच्चे, जब क्रिया होती है तो तुम्हारे पास क्या बनता है? देखो एक तो बन गया क्लोरोफोम। क्या बन गया भाई? क्लोरोफोम CHCl3।
दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट बन गया बेटा। क्या बना है? सोडियम फार्मेट। अगर अपने क्लोरीन की जगह आयोडीन लेते तो आइडोफोम बन जाता। क्या बन जाता बेटा? आइडोफोम। तो आराम से इस रिएक्शन को समझें कि अपने क्रिया करवानी है। किसकी क्रिया करवानी है बेटा? कार्बोनिल यौगिकों की। कौन से कार्बोनिल यौगिकों की? जिनमें मैथिल समूह। कौन सा समूह हो? मैथिल। यानी जिसमें यह समूह हो, उन्हीं कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया। जब अपने क्लोरीन से कराया तो पहले ऑक्सीकरण हुआ, क्लोरल बन गए। क्लोरल है वो क्षारों से क्रिया करते हैं, क्या बना देते हैं? क्लोरोफॉर्म बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म बना देते हैं। बोलो याद रख लोगे इस बात को? सारे बच्चे सुन ले, याद रख लोगे? कोई समस्या? ठीक है। एक चीज और सुने बेटा, एक चीज और सुने। जैसे किताब में बहुत सी बार इस रिएक्शन को भी लिखने का तरीका है। मैंने लिखा कार्बोनिल समूह क्रिया कराएं। अब कोई कहे सर अपने Cl और NaOH है, सोडियम हाइपोक्लोराइड से सीधा ही करवा दो। कहीं सीधा लिख देते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्रिया। ये लो भाई, तो तुम रिएक्शन इससे भी करवा सकते हो, कोई अंतर नहीं है बेटा। रिएक्शन इससे भी करवा सकते हो, तरीका वही है। क्लोरीन यहां वाले काम आ जाते हैं, यहां से H हटते हैं और क्या बना देते हैं? 3 NaOH। बना वही है, देखो जो तुमने ऊपर बनाया था। तो चाहो तो इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यह भी तुम्हारी मर्जी होती है। फिर वही तरीका है, क्षारों से क्रिया अभिक्रिया करवा सकते हो बेटा। बोलो करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? एक बार वापस समझे इस बात को। वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें मैथिल समूह उपस्थित हो, अर्थात जिनमें CH3CO समूह उपस्थित हो, चाहे सीधा लिख देना बेटा, ये समूह उपस्थित हो, वही यौगिक हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएंगे। सबसे पहली कंडीशन। क्रिया करवाते हैं किसके साथ? क्लोरीन और NaOH के मिश्रण के साथ, जिससे तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लोरोफॉर्म। अगर यहां आयोडीन लेते तो क्या बन जाते? आइडोफॉर्म बन जाते। क्या बन जाते बेटा? आइडोफॉर्म बन जाते। रिएक्शन लिखने का तरीका चाहे तो ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, ये तुम्हारी बात मर्जी है। और तुम्हें यह भी बता दिया ये बनते कैसे हैं कि NaOH और Cl क्रिया करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनते हैं। तो ये तुम चाहो उस तरीके से करवा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। भाषा सुने सभी विद्यार्थी, लिखने के लिए भाषा सुने। वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें मैथिल समूह उपस्थित होता है, वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं, अर्थात जिनमें CH3CO समूह, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख लेना बेटा, CH3CO समूह उपस्थित होते हैं, वही हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया जब सोडियम हाइपोहैलाइडों के साथ, किसके साथ? सोडियम हाइपोहैलाइड। हैलाइड इसलिए बोला है, क्लोरीन लो चाहे आयोडीन लो, तुम्हारी मर्जी है। सोडियम हाइपोहैलाइडों के साथ करवाई जाती है तो हैलोफॉर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? हैलोफॉर्म। क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन है तो आइडोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, याद रख लोगे, हैलोफॉर्म बनते हैं, इसे हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। भाषा इतनी है, लिखते वक्त ध्यान रखोगे, तरीका ये लगाओ चाहे ये लगाओ। ओके बेटा। अब कई बार एक और समस्या आती है कि सर ये क्रिया तो एल्डिहाइड से है, अगर कीटोन ले तब रहे। अगर अपने कीटोन लेना है तो तुम अभिक्रिया को 1 सेकंड में लिख सकते हो। कीटोन लेना हो ना तो अभिक्रिया में कोई अंतर नहीं आता, एल्डिहाइड वाली लिख लो। कीटोन लेना हो तो H की जगह CH3 कर दो। क्या कर दो? H की जगह बेटा CH3, ये कीटोन वाला लिख देना, H की जगह CH3, H की जगह CH3। पहले सोडियम फार्मेट बन रहा था, अब सोडियम एसीटेट बन गया। पहले वाले का नाम क्या था? सोडियम फार्मेट, फार्मिक अम्ल से बना मानते हैं, एसिटिक अम्ल से बना मानते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये सोडियम एसीटेट बन गया। क्या दिक्कत है बेटा? बोलो बना सकते हो कि नहीं बना सकते कीटोन से?
तो ये चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, बस कंडीशन CH3CO समूह जरूर होना चाहिए। बोलो पहचान लोगे, गड़बड़ तो नहीं करोगे। ये तुम्हारे ऑक्सीकरण समाप्त हैं। क्या बेटा, तुम्हारे ऑक्सीकरण समाप्त हैं, इतना ही करवाना है। नए वाले विद्यार्थियों के ऑक्सीकरण की समस्त अभिक्रियाएं समाप्त है। हाँ, पुराने वालों के पढ़ी है, सिर्फ अभिकर्मक से पढ़ी है, बेनेडिक्ट विलियन से पढ़ी है, ठीक है। हाँ भाई, सिर्फ अभिकर्मक वाली में रिएक्शन नहीं है, सीधी थी तुम्हारे रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। उसमें SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो वो रंगहीन हो जाता है, उसकी क्रिया वापस एल्डिहाइड से करते हैं तो पुनः गुलाबी रंग आ जाता है। वो सिर्फ परीक्षण था तुम्हारा। अब वाले विद्यार्थी सुने, उनके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा टेंशन है नहीं लेनी। उनके ऑक्सीकरण यहीं तक है, उनको ऑक्सीकरण यहां तक याद रखना है बेटा। ओके बेटा, ये तुम्हारे अभिक्रियाओं के ऑक्सीकरण, अपचयन, नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन प्रकार समाप्त हो गए हैं। ये प्रकार सारे समाप्त हो गए हैं। अब एक और प्रकार आएगा नया, वो आएगा अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रवृत्ति के कारण होने वाली अभिक्रियाओं का। कौन सा प्रकार आएगा बेटा, कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो कार्बोनिल यौगिक हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रवृत्ति के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित तुम्हारे प्रकार आएगा। इसमें भी एक बड़ी फेमस अभिक्रिया होगी, इसमें भी एक बड़ी फेमस अभिक्रिया होगी। आराम से सुने। अगला प्रकार है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों की अम्लीय प्रवृत्ति। आराम से समझें बेटा सभी विद्यार्थी। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिकों की अम्लीय प्रवृत्ति को समझना है बेटा, ठीक है। पहले इस प्रकार को समझना है, फिर इसमें आने वाली अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो कार्बोनिल यौगिक हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति कैसे दर्शाएंगे और क्यों दर्शाएंगे, क्या कारण होता है, उस सब की व्याख्या करते हैं बेटा। देखो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, ये लो मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक लिया है। CO समूह के पास वाला कार्बन अल्फा होता है बेटा, अच्छे से सुन लें। CO समूह के पास वाला कार्बन अल्फा होता है, इससे जुड़े सभी हाइड्रोजनों को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस बात को समझ लें सभी विद्यार्थी कि CO समूह के पास वाला कार्बन अल्फा है और इससे जुड़े सभी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन त्याग कर अपनी अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाएगा। क्या करेगा बेटा, इस अल्फा हाइड्रोजन को त्याग कर अपनी अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा सुनो, जैसे ही इसके पास कोई प्रभावी क्षार आते हैं, कोई भी प्रभावी जैसे ही आएंगे, आराम से देखो, OH आते ही बताओ H को त्यागेगा कि नहीं त्यागेगा भाई? अरे भाई H को त्यागेगा कि नहीं त्यागेगा? H2O बन जाने। अरे भाई H2O बन जाने, क्या बचा तुम्हारे पास? देखो CH, आराम से समझोगे, सिंगल बॉन्ड COH, इसी को लिखा है भाई। दोनों H पड़े हैं, 2H, COH है। अब देखो H गया, H जाता है प्लस के रूप में। किसके रूप में जाता है बेटा?
H जाता है प्लस के रूप में, प्रोटॉन के रूप में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके आए, इसलिए किसके रूप में जाएगा? प्रोटॉन के रूप में। प्रोटॉन के रूप में जाएगा तो यहां आएगा ऋणावेश। इंपॉर्टेंट बात समझ लें बेटा, यहां आएगा ऋणावेश। बोलो एनायन बने कि नहीं बने? ये बना ऋणायन अनुनाद दर्शाता है। क्या करता है बेटा? ये बना ऋणायन अनुनाद दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? आराम से देखें कि ये यहां पर बेटा अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तुम्हारे सामने स्थिति बनी H H है वैसे कि वैसी, इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए, बोलो कौन सा बंद आ गया? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन, बोलो ऋणावेश आ गया कि नहीं आ गया? रे यहां ये H इनोलेट आयन बन गया बेटा। कौन सा आयन बन गया? इनोलेट आयन बन गया। अब इनोलेट आयन बनने के कारण, इनोलेट आयन बनने के कारण ये अल्फा हाइड्रोजन को त्याग कर दुर्बल सी अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। ठीक है बेटा, सुन ले। ये पूछते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक हैं, वो अम्लीय प्रवृत्ति या दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति क्यों दर्शाते हैं? तो तुम्हें बताना होगा अल्फा हाइड्रोजन त्यागने के बाद जो एनायन बनते हैं वो एनायन अनुनाद द्वारा इनोलेट आयन बनाकर स्थायी हो जाते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनुनाद द्वारा इनोलेट आयन बनाकर स्थायी हो जाते हैं। इसी कारण से यह अपने अल्फा हाइड्रोजन को त्याग कर अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। ओके बेटा, एक बार वापस समझे, इस बात को एक बार वापस समझे कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक हैं, वो अम्लीय प्रवृत्ति कैसे दर्शाते हैं। तुम्हें बता दिया कि CO के पास वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन है, उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। जब इनके पास कोई भी क्षार आता है तो वो यहां से अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा। क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन आसानी से त्याग दिए इसने। अल्फा हाइड्रोजन को इसने जैसे ही त्याग दिया, त्यागने के बाद तुम्हारे ऋणायन बने बेटा। क्या बने बेटा? तुम्हारे ऋणायन बने। जो ऋणायन बने हैं वो अनुनाद दर्शाते हैं। अरे भाई, एनायन बना कि नहीं बना? कार्बेनायन। ये कार्बेनायन अनुनाद दर्शाता है। इनोलेट आयन, इनोलेट जानते हो ना? द्विबंध OH, इनोल, इनोल वाला आयन इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयन बनता है। अरे इनोल याद आ रहा है ना बेटा? अपने चलावयवता में आया था, समावयवता वाले टॉपिक में। जिसको नहीं याद हो, मैंने तुम्हें कहा था अपने समावयवता वाला टॉपिक भी लगाया हुआ है, देख लेना। ठीक है बेटा, समझ गए सारे बच्चे? तो एक बार अच्छे से सुन लें कि अल्फा हाइड्रोजन त्यागने के बाद जो एनायन बनते हैं कार्बेनायन, वो अनुनाद द्वारा इनोलेट आयन बनाकर स्थायी हो जाते हैं। इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन को त्याग कर कार्बोनिल यौगिक दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। क्या करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन को त्याग कर दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। बोलो, ध्यान में रख लोगे क्या? इतनी बातें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, आज बेटा अपने इतना ही पढ़ेंगे। ओके बेटा, कल हम एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। कल एक अभिक्रिया पढ़ेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में हर एक साल छोड़कर आती है, उसकी चर्चा अपने कल करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही है। ओके बेटा, ठीक है, आज इतना अच्छे से दोहराओगे, ऑक्सीकरण अपने कंप्लीट है। ठीक है बेटा।